हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है, ज्योग्राफी को हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, भू आकृति प्रक्रियाओं पर हम लोग बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारा जो है एक लेक्चर हमारा इसमें हुआ है और दूसरा लेक्चर हम लोगों ने कल किया था। तो कल हम लोगों ने बेसिकली अपक्षय को समझने का प्रयास किया था कि अपक्षय होता क्या है, और हमने कहा कि अपक्षय का मतलब है परत, यानी कि जो हमारी भूमि के ऊपर की लेयर है, तत्व यानी कि खनिज का अपनी जगह से अपर्दन होकर पहुंच जाना, और जो उसका खनिज का तत्व है उसके मूलभूत स्वरूप में कोई परिवर्तन आपका नहीं होता है। फिर हमने देखा जो अपक्षय होता है, जो अपक्षय प्रक्रिया है वो आपका रासायनिक भी हो सकती है, और आपका दूसरा जो है भौतिक अपक्षय भी हो सकता है, और तीसरा आपका जैविक प्रक्रिया का अपक्षय भी हो सकता है। और सबसे बड़े इंपॉर्टेंट, मैंने कल आपको बताया था कि ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन एक ही प्रक्रिया अपक्षय के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। हो सकता है कि एक प्रक्रिया ज्यादा हो, दूसरी उसकी तुलना में कम हो। फिर मैंने आपको एग्जांपल देकर यहाँ लास्ट में आपको समझाया था। हम लोग ह्यूमस को देख रहे थे कि मेनली प्रक्रिया कौन थी, उसमें जो मेन वर्क कर रही थी वो जैव थी, लेकिन उसमें दूसरी हेल्प करने के लिए कौन आया, यांत्रिक मैकेनिकल ढंग से वो उनको तोड़ती है। तो यानी कि बायोलॉजिकल के साथ आपका फिजिकली भी इसमें भौतिक इफेक्ट भी हमको देखने के लिए मिला था। तो इतना हम लोग देख चुके थे। यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और गौर करके देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब बात कर रहे हैं अपक्षय की विशेष प्रभाव कि ऐसा क्या है जहां पर अपक्षय का आपका विशेष जो प्रभाव है वो आपका देखने के लिए मिलता है। उस प्रभाव को हम लोग आपका गौर करके देखेंगे, ठीक है। इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में तापीय संकुचन फैलाने और लवण अपेक्षा के अंतर्गत की जा चुकी है। ये हम इसमें देखेंगे कि कैसे इसका अपक्षय हुआ है, कैसे चीजें फैली हैं, इन पर हम लोग बेसिकली आपका जो है बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। कह रहे हैं अपकर्षण का परिमाण है, प्रक्रिया नहीं है। कैसा है, अपकर्षण का परिमाण है, प्रक्रिया नहीं। सेल या आधार सेल के ऊपर मोटे तौर पर घुमावदार चट्टान के रूप में उत्खंडित पतन होता है, जिसके परिणामस्वरूप चिकनी एवं गोलाकार सतह का निर्माण हो जाता है। देखिए होता क्या है, जब अपर्दन होता है, चाहे वो वायु के माध्यम से हो, जल के माध्यम से हो, या फिर आपके हिमानी यानी कि जो हिमनद है, जो बड़े बड़े खंड है बर्फ के, उनके माध्यम से, तो जब किसी सतह को वो काटती है तो आप देखेंगे वादी शिला आपको कटी हुई बिल्कुल चिकनी दिखाई देगी। क्योंकि चिकनी क्यों दिखाई देगी, क्योंकि उसमें जो अपर्दन है बहुत महीन, बहुत बारीक, बहुत लो स्लो वो आपके प्रोसीजर में वो चीजें हुई। तो उनको काटने में जो है बहुत समय आपका लगता है, और बहुत स्लोली उस पर जो है आपका वर्किंग होती है। और स्लोली वर्किंग होने के कारण उसमें क्या है, आपका धीरे धीरे कटना, उसमें क्या है, आपका जो चिकनाहट है वो आपका बन जाती है, वो चिकनी सतह हो जाती है, ठीक है। और कह रहे हैं अपकर्षण अभियंत्रण यानी कि एक तापक्रम परिवर्तन के प्रेरित फैल का संकुचन। अब देखिए टेम्परेचर होगा, प्रेशर टेम्परेचर होगा तो आपका फैल जाएगा, और जब टेम्परेचर नहीं होगा आपका संकुचन यानी कि सुकड़ जाएगा, ठीक। गुम्मत ताड़स्कार अभिकरण संकुचन से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, जब किसी जगह पर मान लीजिए कोई आपकी चट्टान है, दिन में उस पर धूप पड़ी होगी, धूप पड़ेगी तो धूप पड़ने से उस टेम्परेचर जाएगा, तो साथ होता है क्या है, वो आपका चट्टान का प्रसार हो जाता है, किसमें, आयतन में, क्लियर है। लेकिन जैसे ही वापस आप उसको उस चट्टान पर अगर उसकी बूंदें पड़ती हैं, तो जिस तरह से आप अपने घर में खाना बनाते हैं, आपकी रोटी बनाते समय आपके तवे पर पानी गिर दें, क्षण भंगुर जैसा जो आपको प्रतीक होता है, ऐसी प्रोसेस आपकी किन पर होती है, जो चट्टाने हैं उनमें भी होती है, और उनमें भी ये चीज देखने के लिए मिलती है। टेम्परेचर कम होगा तो चट्टाने वापस क्या हो जाएंगी, सुकड़ जाएंगी। तो इस तरह से टेम्परेचर पड़ने से फैलना और सुकड़ने की वजह से जो उनके तटबंध है इंटरनल, वो आपके टूट जाते हैं, और वो भी इसको इफेक्टेड आपका करते हैं। ये बात भी आप जानते होंगे, क्लियर है। अब कह रहे हैं कि ये तो इसका प्रभाव है कि टेम्परेचर से आपका संकुचन होता है, ठीक है, और विस्तार भी होता है।
इफेक्ट दिखाई देती है। जब कोई की चीज को आपका कटाव करेगी तो उसको गोलाकार या चिकनाहट बना सकती है। आप अगर आगे बढ़ेंगे इसको बेसिकली रूप में, आपका जो स्टेप बाय स्टेप चीजों को और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि अपर्दन से जब सेल को काटिए तो आपका छत्रानुमा, जाली नुमा, ठीक है, आक्रीट नुमा, बहुत सारे ऐसी आकृति बनती है। ये जल भी बनाता है और हिम जो आपकी हिमनद है वो भी बनाते हैं, और वायु अपर्दन भी से भी आपके अलग अलग क्या बनती है, आपका जो है आकृति बनती है। बेसिकली वो किसी चट्टान या खनिज कट को काट कर ही बनती है। अब कह रहे हैं कि इसमें हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए अपक्षय का महत्व। ठीक, अब कह रहे अपक्षय प्रक्रिया सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल अपतरण प्रसार एवं मृदा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कह रहे हैं जो अपक्षय की प्रक्रिया है, इसमें जो शैल हैं ये आपके कैसे होते हैं, छोटे छोटे आपके जो टुकड़े हैं उनमें तोड़ने, ना केवल अपतर प्रसार में बल्कि मृदा निर्माण के लिए। अपतर प्रसार का मतलब है जो उसका साइज है, जो आयतन है, उसमें वृद्धि को लेकर है। ठीक, अपितु अपर्दन एवं बृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी हैं। कैसे हैं, जो अपर्दन हो रहा है किसी क्षेत्र को काटना, बृहद संचलन है जो मास लेवल पर ही चीजें प्रोसेस हो रही है, मास मोमेंटम है, के लिए उत्तरदायी होते हैं। मास मोमेंटम को हम इसमें आगे देखेंगे, अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि मास मोमेंटम है क्या बेसिकली। ठीक है, मूवमेंट। कह रहे जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुखतः वनों की ही देन है। कह रहे जो आपका जैव है यानी कि जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी बेसिकली किससे है, वो आपका मुख्यतः इसमें वन ही है, तथा वन अपक्षय प्रभाव की गहराई पर निर्भर करता है कि कोई वन है कैसे हो रहा है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उस पर डिपेंडेंट है बेसिकली। ठीक है, यदि सेल का अपक्षय ना हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता। अगर अपक्षय ना हो तो क्या होता है, अपर्दन का कोई महत्व आपका नहीं होता है। ठीक, अपर्दन का मतलब है कोई कटा छटा भाग अपने भाग से गति कर जाने को अपर्दन हो गया। ठीक है, अब देखिए अपक्षय, बृहद संरक्षण अपर्दन उच्चावत के लघुकरण में सहायक होते हैं एवं स्थलाकृति अपर्दन का परिमाण है। बहुत सारी ऐसी स्थलाकृति आपको देखने को मिलेगी जो अपर्दन के कारण बनती है। जैसे मैं अभी बता रहा था, छतरी नुमा, आपका जाली नुमा, कंक्रीट नुमा, और जो उनके आकार से अपर्दन से जो आपका कटकर पहाड़ी एक विशेष रूप ले लेती है। क्लियर है। ठीक, और आप बाजी अगर आप लोग प्लेट्यू रीजन में जाएंगे देखने के लिए तो आपको दिखाई देगा कि जब हवा चलती है तो वो हवा हमेशा नीचे से पहाड़ को धीरे धीरे काटती है। ये कोई प्रोसेस एक दो दिन में नहीं, हजारों लाखों वर्ष के दौरान और आप करोड़ों वर्ष के दौरान वो चीजें हमको दिखाई देती, क्योंकि इतनी महीन प्रोसेस होती है। आप सोचिए कि जो वायु के कण है अगर वो किसी का अपर्दन करेंगे तो वो कितना अपर्दन कर सकते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि सेलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिज लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा अयस्कों में समुद्रीकरण एवं संकेंद्रण में सहायक होती है। कैसे हैं, आपका लोहा है, मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, इन सब में क्या है आपका संकेंद्रण है। यह सहायक होता है और अक्षय मृदा के एक निर्माण में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसे है एक निर्माण में आपका महत्वपूर्ण प्रक्रिया। अब कह रहे हैं कि जब सेल का अपक्षय होता है, सेल का मतलब बेसिकली है आपका चट्टान से है, तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक और भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरण हो जाते हैं। यानी कि केमिकली फिजिकल जब प्रोसेस होता है तो वो क्या होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका चले जाते हैं, तथा शेष बहुमूल्य पदार्थ संकेंद्रण हो जाता है, बाकी सब वहीं रह जाते हैं। इस प्रकार अपक्षय के बिना बहुमूल्य पदार्थ संकेंद्रण अपर्याप्त होगा। आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रम एवं शोधन के लिए व्यवहार नहीं होगा। इसको आपका समृद्धीकरण कहते हैं, यानी कि ज्यादा आपको मेहनत मशक्कत नहीं करनी। बेसिकली ये कहना देख लिया। चलिए अब हम जिसकी बात कर रहे थे वो हमारे सामने है। हम बात कर रहे थे बृहद संचलन की, मास मूवमेंट की।
बृहद संचलन के अंतर्गत सभी संचलन आते हैं। इसमें सैलों का बृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण को सीधा प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। कैसा होता है? ढाल के जो अनुरूप है वो स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम अपने अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते हैं, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं। बृहद मलबे की संरचना गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के पिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विषापन, बहाव, स्खलन, पतन सम्मिलित होते हैं। कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है? देखिए, पहले मैंने आपको बताया है वायु, जल, हिम से ही अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबे नहीं ढोते, अपितु मलबा अपने साथ वायु, जल और हिम साथ ले जाते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि जब कोई खंड आपका वायु और जल और हिम्मत के द्वारा आपका काटा जाता है, तो केवल ऐसे नहीं है कि वहां की जमीन का जो स्थल खंड है, आपने अगर कोई चट्टान काटी तो आपकी चट्टान जाएगी, या आपने कोई मिट्टी काटी तो मिट्टी जाएगी, ऐसा नहीं है। उनके साथ आपका वायु, जल और हिम, ये तीनों चीज भी उनके साथ जाती है। ठीक है। बृहद मलबे की संचलन मंद गति से तीव्र हो सकती है। अगर कोई बहुत ज्यादा मलबा किसी के साथ जा रहा है तो उसकी जो गति होगी, जो स्पीड होगी, वो कैसी हो सकती है? स्लो हो सकती है, और स्लो से फास्ट, जिसके फलस्वरूप अब कह रहे हैं कि अगर मलबा बहुत सारा है तो गति शायद आपका स्लो हो, लेकिन वो स्लो से भी फास्ट हो सकती है। आप केवल ये कहें कि बहुत ज्यादा मलबा लेके जा रहा है अपने साथ और जो उसकी गति है वो आपकी हमेशा स्लो रहेगी, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है बच्चों। उसमें स्लो से आपका फास्ट भी हो सकती है, जिसके फलस्वरूप यानी कि अगर ऐसा हुआ तो पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ आपका प्रभावित होते हैं। छिछले का मतलब होता है हल्के, गहरे, जो कम गहरे होते हैं उनको हम बोलते हैं छिछला, कम बेसिकली। ठीक। जिसके अंतर्गत विसर्ब, विसर्ब का मतलब होता है इस तरीके से, यूं चलता है ना, इस तरीके से, इस तरह सांप चलता है, उसको बोलते हैं विसर्ब। ठीक है। बहाव, संकलन, पतन सम्मिलित है। गुरुत्वाकर्षण बल आधार सैल पर अक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालते हैं, अपितु बृहद संचलन के लिए अक्षय अनिवार्य नहीं है। कह रहे हैं कि अगर आप देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल है और जो सैल हैं और अक्षय हैं, उन सभी से पैदा होकर आपका अपना प्रभाव इसमें जो है डालते हैं, अपितु बृहद संचलन के लिए ही अक्षय अनिवार्य नहीं है। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बृहद संचलन होगा उसके लिए अक्षय ही फैक्टर काम करे, ये जरूरी नहीं है, परंतु इसे बढ़ावा देता है। क्या करता है? उसको बढ़ावा दे सकता है, लेकिन मेन फैक्टर ये हो, ये जरूरी नहीं। ठीक है। कह रहे हैं कि बृहद संचलन अक्षय ढालों के अनपेक्षित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहते हैं। कैसे हैं? ये बहुत अधिक आपका सक्रिय रहते हैं। बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रियाओं को सीधे रूप में सम्मिलित नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि बृहद संचलन अपर्दन के अंदर नहीं आता यदि पदार्थों का संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान होता रहता है। पदार्थ बाध्यक बल अपनी के विरोधी अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करता है एवं असबल होते हैं। जब बल पदार्थों के आरोपण प्रतिरोध में महांतर होते हैं तो असंबद्ध कमजोर पदार्थ छिछले परस्पर ठीक वाली सैल भ्रंश तीव्रता से झुके हुए स्तरखंड भूंगर और तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा एवं वनस्पति का अभाव बृहद संचलन में सहायक होते हैं। कैसे होते हैं? ये सभी इन जगह पर आपका संचलन होते हैं। कह रहे हैं कि बृहद संचलन की सक्रिया में कई कारक होते हैं। कौन कौन से कारक हैं? पहला है प्राकृतिक एवं कृत्रिम संसाधन द्वारा ऊपर के पदार्थ के टिकने के आधार का हटना, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थों की प्राकृतिक एवं आपका कृत्रिम भराव,
ठीक। और अत्यधिक वर्षा, संतृप्त एवं ढाल पदार्थ का स्नेह द्वारा उत्पन्न आधारित मूल धारा आपके पदार्थ या भार को हटाना, भूकंप आना, विस्फोट या आपका मशीन का कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलें, जलाशय, नदी से भारी मात्रा में जल का निकासन, परिमाण स्वरूप ढालों एवं नदी तट के जल की मंद गति से बहना, प्राकृतिक वनस्पति का अनाधुंध विनाश। संचालन में 3 स्वरूप हैं, अनुप्रस्थ विस्थापन यानी कि तुषार वृद्धि जो आपका पाला पड़ता है, और कारक में मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रभाव एवं स्खलन। ये सारे फैक्टर क्या हैं इसके लिए आपको देखते हैं। ठीक, और ये ही आपका रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें आखिरी एक और मतलब एक और मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट है जो आपने सुना होगा, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग। देख लिया। अगला देखिए भूस्खलन, और ये बड़ा आम रूप में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। लैंडस्लाइडिंग हो गई है, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, अचानक पहाड़ खिस गया, पूरी अस्त व्यवस्था हो गई, आपका जमीन आपकी टूट गई है, जमीन धंस गई है, पहाड़ टूट रहे हैं। ये सब क्या है, इसको प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। कह रहे भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अव्यय संचलन है, यानी कि तीव्र मतलब तेज होता है, कोई दिशा नहीं होती। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। शुष्क का मतलब होता है ड्राई। अब देखिए कोई आपकी चट्टान है, वो कौन सी गर्म है, यथार्थ अवस्था में है, जैसे इसको मिला है उसी अवस्था में है। ठीक है, ये कैसी है, शुष्क। और कह रहे असंलग्न बृहत आकार एवं आकृति शैल में अनियंत्रित प्रक्रिया क्षरण की अक्षांश ढाल ज्यामिति पर निर्भर करता है। थोड़ा सा लैंग्वेज मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो बच्चों बड़ी कठिन सी हो रही है कि ज्यामितिया, आकार, स्थिति। तो फिलहाल जो थ्योरी है इसको देख लें आप। मैं एक बार पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं कल एक बार वापस से आपको टू द पॉइंट करके लिखाने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रॉपर लिखाऊं कि अक्षय होता क्या है, केमिकल प्रोसेस में क्या आपकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, लैंडस्लाइडिंग है क्या बेसिकली, यानी कि छोटे छोटे वर्ड में मैं आपको लिखा दूं बेसिकली, ताकि आपको समझ आए। आज तो बस ऐसा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टोरी कर रहे हैं, चीजें इतनी क्लियर नहीं हो रही होंगी क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी का है और बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है, तो टफ होता ही है। इसमें कोई दो नहीं दो रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इतना आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको इसको दोबारा एक बार शॉर्ट नोट रूप में चित्र बनाकर आपको समझा दूंगा। क्लियर है? आगे देखिए। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन की प्रकार आधार पर वर्ग में कई स्खलन पहचाने जा सकते हैं। सिंपल है, जब कोई आपका पहाड़ खिसकता है तो पहाड़ खिसकने की कुछ प्रोसेस होती है। अगर मैं आपसे पूछूं पहाड़ कैसे खिसकता है, बहुत ज्यादा बारिश होने से पहाड़ खिसकता है। होता क्या है, पहाड़ों के बीच में आपकी दरार होती है। जब वर्षा निरंतर होती है तो वहां पानी का जो है जमाव होने लगता है, और पानी के जमाव होने की वजह से जो पानी का आयतन है वो नीचे आपका धकेलता है और पहाड़ उससे खिसक जाते हैं। एक प्रोसेस तो ये है, और ये बड़ी आम प्रोसेस है क्योंकि आप पहाड़ों में देखते हो कि जब भी आपके पहाड़ खिसकते हैं या जब भी आपके लैंडस्लाइडिंग होती है हमेशा बरसात के मौसम में ही होती है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब कहीं भूकंप आ जाए, कहीं पर भूकंप का मतलब है चट्टाने अगर आप उनमें वापस अगर आप में हलचल हो चट्टानों में, तो ऐसी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है। और इससे पिछले जो आपका लेसन था आप लोगों ने पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को आपने पढ़ा था, क्लियर है। और उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया गया था कि भूकंप आते हैं तो भूकंप आने से कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है हिमालय क्षेत्र में और नॉन हिमालय क्षेत्र में, कैसे होता है, भूस्खलन कैसे बढ़ जाता है, चट्टाने कैसे कमजोर होती हैं, ये सारा उससे भी आपको क्लियर होगा। क्लियर है। और उसी में हम लोगों ने आपका ज्वालामुखी को भी देखा था कि एथोनोस्फीयर से ज्वालामुखी कैसे निकलती है। क्लियर है। चलिए अब कह रहे हैं ढाल जिस पर संचलन होता है। ढाल का मतलब है, मान लीजिए इस तरह, ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्चात अवतरण के साथ सेल मलबे या एक इकाई का फिसलन को अपसर्पण कहते हैं। अब देखिए आप किसे कहेंगे, कोई आपका मलबा है या कोई सेल है जो बहुत सारी यूनिट को साथ लेकर, यानी कि बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे खंड पदार्थों को साथ लेकर आपका बहता है, तब क्या बोलते हैं, अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्चात अपतलन के बिना मलबे का मोर
टोनल यानी कि रोलिंग या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े या आपका प्रलंबी फाल यानी कि जो फेस है, मिट्टी मलबे में प्राय स्वतंत्र पतन होता है। स्तर जोड़े एवं भ्रंश के नीचे पृथक शैल भूस्खलन शैल कहते हैं। तीव्र ढालों पर शैल भूस्खलन बहुत तीव्र और विध्वंसक होता है। इसका सिंपल मतलब है, अगर मान लीजिए आपका हाइट बहुत ज्यादा है, मैं आपको समझाऊं, किसी चीज की अगर हाइट बहुत ज्यादा है, अगर मान लीजिए हाइट से हो रहा है कोई भूस्खलन, अगर वो नीचे जाएगा तो आप जानते हैं कि उसकी जो आपकी गति होगी वो बहुत फास्ट होगी और आपका तीव्र होगी। अगर वो स्खलन कुछ कम दूरी से होगा तो शायद मलबे को ज्यादा लेकर आए, लेकिन स्पीड या उसकी गति है इतना भिन्नदस्वक यानी कि इतना विनाशकारी शायद वो आपका सिद्ध ना हो। तो कह रहे हैं 3.6 में तीव्र ढाल पर भूस्खलन को खरोंचकर आपका दर्शाता है। ये देखिए, अगर मान लीजिए ये स्खलन यहां से होगा तो शायद इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इस क्षेत्र से होगा तो बहुत स्पीड में होगा, ठीक है। और ये ऐसे भी आ सकता है और ये सीधे भी आ सकता है और ये इस तरह के बड़े घुमाव या बड़े मोड़ पर भी ये आपका आता है। और आप देखते होंगे कि ये बिल्कुल कैसे दिखाई देता है, नीचे से इस तरह से आप इसको देखते हैं तो ऐसे दिखाई देगा बिल्कुल कि नीचे से बहुत चौड़ा और ऊपर से आपका नैरो हो जाता है। ये देखिए, यह नीचे इसका चौड़ाव बढ़ जाता है बेसिकली। कह रहे हैं भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के निकट शिवालिक हिमालय में श्रृंखलाओं में भूस्खलन होता है। अच्छा, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी को, कि सबसे ज्यादा जो आपका भूस्खलन है कौन से हिमालय में होता है? कौन से हिमालय में होता है? अब 3 ही हिमालय हमारे पास, आप कहेंगे सर हिमालय तो एक ही है। मैं बेसिकली यहाँ आपका श्रेणियों की बात कर रहा हूँ कि महान आपके हिमालय में होता है, लघु में होता है या आपका शिवालिक में होता है, ये आपको बताना है और ढूंढना है कि अगर आप कह रहे हैं महान में होता है तो महान में ही क्यों होता है, और शिवालिक में हो रहा है तो शिवालिक में ही क्यों होता है, और अगर लघु में हो रहा है तो लघु में ही क्यों होता है। यह आपको थोड़ा सा ढूंढना है। अगर आप इसको ढूंढ पाओगे तो कुछ आपको प्लेट टेक्टोनिक्स शायद एक बार आपको दोबारा जो है इसमें रिवीजन करना पड़े और ये चीजें थोड़ी सी आपका प्लेट टेक्टोनिक्स से वहां आपकी क्लियर हो जाए और आपको स्पष्ट हो। चलिए देख लीजिए, एक बार कुछ पूछना है पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अभी देखा अपक्षय, एक होता है अपर्दन, एक होता है निक्षेपण। अपर्दन का मतलब किसी चीज को एक स्थान से काट कर दूसरे स्थान तक ले जाना। निक्षेपण का मतलब वहीं कटा केमिकल प्रोसेस जो है आपका वापस वहीं रह गया, उसकी जो आकृति थी उसमें कोई खास परिवर्तन स्वरूप में आपको चेंजेस नहीं मिलेगा। लेकिन अपर्दन होगा, अपर्दन का मतलब है सिंपल उसका, चाहे वो जल के माध्यम से हो। देखिए आपको पहले भी बताया, फिर बताऊं, जितना भी अपर्दन होता है या तो वो जल के माध्यम से होता है, ठीक है, या आपका वायु के माध्यम से होगा, या किसके माध्यम से होगा, हिमखंड, जो आपका हिम है, आपका बर्फ के जो टुकड़े आते हैं, इन्हीं के माध्यम से हमेशा कटाव होता है। अब देखिए अपर्दन में क्या है, किसी भी आपने परत को, किसी भी सेल को, किसी भी हिमखंड को या खंड को, किसी भी चट्टान को आपने उसको काटा, चाहे वो जल के माध्यम से कटे, चाहे वायु के माध्यम से या हिम के माध्यम से, वो क्या होगा, कटने के बाद अपर्दित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं। जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो अपनी युवा अवस्था में होती है और अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर जो है बालू अपने साथ लेकर जाती है, और फाइनली उनको मैदान में जैसे वो आपका प्रवेश करती है, उनको वो छोड़ती चली जाती है, जमाव करती चली जाती है। उसी जमाव को बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। अब देखिए अपर्दन के अंतर्गत सैलों के मलबे का अपतीव और उनके परिवहन को सम्मिलित किया गया है। अपर्दन का मतलब क्या है, कोई भी चट्टान या सैल को काटा है और काट कर उनको परिवहन किया गया है।
और उसी को सम्मिलित किया गया। बेसिकली किसी पदार्थ को या कोई चट्टान के काट कर उसके मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही क्या है, अपर्दन है। कैसे कह रहे, पिंडाकार सेल जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अब एकदम से अगर मान लीजिए कोई आपका बड़ा खंड आपका तोड़ दिया, मान लीजिए हिम ने, तो वो आगे आगे वो आपका चलता जाएगा, तो उसमें लगातार प्रोसेस होती रहेगी, टूटता छटता रहेगा, तो आगे जाके क्या होता है, छोटे छोटे जो आपके टुकड़े हैं उनमें आपका टूट जाता है। अपरदन के भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाह, जल, भौजल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं, उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान ले जाती है। जल के माध्यम से जा सकता है, भौम जल के माध्यम से, हिमानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से, जो आपकी लहरें हैं समुद्र की उनकी बात कर रहा है, और जो आपकी धाराएं चलती हैं, ड्रिफ्ट हैं, उनके माध्यम से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका जाते हैं, जो कि इन कारकों को गंतव्य रूप पर निर्भर करते हैं। गंतव्य का मतलब है कि क्या उसके फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो उनको उस स्थान तक आपका ले जा रहे हैं, उस स्थान तक वहां उसको पहुंचा रहे हैं। कह रहे हैं भू आकृति कारकों द्वारा परिवहन किए जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपरदन की पर्याप्तता में योगदान देता है। कह रहे जो हमारी भू आकृतियां हैं, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर जंगल है, के कारक द्वारा परिवहन किए जाने पर चट्टानी मलबे में अपघर्षण मतलब होता है फिक्शन करते हुए, ठीक है, भी अपरदन में पर्याप्त क्या देते हैं, अपना योगदान देते हैं। अपरदन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भू दृश्य भी संगत होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपरदन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। यानी कि एक स्टेटमेंट यहां से बन सकता है कि अपक्षय जो है अपरदन में क्या है, आपका सहायक है, लेकिन अपक्षय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय बृहद संरक्षण और अपरदन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। बृहद संचलन एवं अपरदन में अंतर है कि अगर कोई बहुत बड़े लेवल पर जो आपका संचलन है उसमें और अपरदन में अंतर है, ठीक है। मैं कल ये सारे शब्दावलियों को आपको हिंदी में उनकी जो परिभाषा है या कैसे उस पर एक्सप्लेन करते हैं ये मैं लिखा दूंगा, तो शायद चैप्टर आपके लिए और भी आसान हो जाए, ठीक है। अब देखिए, बृहद संचलन में सैल मलबे चाहे शुष्क हो या अथवा नम या गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर हो, परंतु प्रभाशील जल, हिमानी, लहरें, धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को ढकते हैं। वस्तुतः यह अपरदन ही जो धरातल होने वाले अपतलन परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसे चित्र संख्या 1.1 में स्पष्ट है कि अपरदन एवं परिवहन जैसे अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतित ऊर्जा के लिए नियंत्रित होती हैं, और धरातल पर अपरदन और परिवहन को आपका प्रभावित हिमानी जल धाराओं के भूगत जल द्वारा होता है। इनमें तीन प्रथम कारक जलवायु दशाओं को नियंत्रित करते हैं। यानी बेसिकली इसमें तीन ही ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इनको बेसिकली आपका नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित का मतलब है जो इनको कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सा और बचा है चैप्टर, इसमें क्या है, मृदा निर्माण की मिट्टी कैसे बनती है, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है अपरदन से ही आपका क्या होता है, अपरदन से और निक्षेपण से ही आपका जो आपकी सॉइल है उसका निर्माण होता है। और इन सब का प्रोसेस हम लोग कल आपका देखेंगे, और मैं इनको डेफिनेशन सहित अपरदन, निक्षेपण, अपक्षय सबको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।